एएस के बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी ने तंग करके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा एक यूनिक सी वीडियो बनाते हैं। आज हम क्विक फायर रिवीजन की कोशिश करेंगे और इसमें हम बेटे अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाए, नहीं तो ये है कि उसके मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स हैं वो तो ज़रूर कवर हो जाएं। तो इसमें फिर ये है कि फाइन डिटेलिंग्स जैसे मैंने अवॉइड करनी है, तो बेटे डेफिनेशंस भी मैं अवॉइड करूँगा। मैं स्टार्ट पर सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जो डेफिनेशंस आपको चाहिए होंगी वो बिल्कुल सिर्फ उनका नाम लिख देता हूँ। चार्ज, फिर उसके बाद आ जाएगा उसका यूनिट कूलम, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको रिक्वायर होंगी। उसके बाद है क्वांटाइजेशन, ये सारी आई हुई हैं। क्वांटाइजेशन डेफिनेशंस के मैं नाम लिख रहा हूँ, ये फिर मैं आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट में जो है वो उसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह बना के शेयर कर दूंगा। क्वांटाइजेशन, उसके बाद कंजर्वेशन, फिर उसके बाद जो है करंट आ जाएगा। करंट के बाद उसका यूनिट, करंट के बाद अम्पेयर आ जाएगा। ये वो सारी डेफिनेशंस जो आपके सिलेबस में है और जो पेपर में आ चुकी हुई हैं। और उसके बाद आप चलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बेटे इंपॉर्टेंट नहीं है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस तो जाहिर बात है वोल्टेज अलहदा से या पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहें तो कोई बात नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आज तक आई तो नहीं है, लेकिन पता कोई नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस साथ कर लें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी ओहम्स लॉ, ये मैं सिर्फ उनके नाम लिख रहा हूँ, ओहम्स लॉ। फिर उसके बाद आ जाएगी जी रेजिस्टेंस, वहीं से डिफाइन होगी ओहम्स लॉ से। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा इसका यूनिट भी, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम भी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर की अलहदा से भी आई थी, तो चले मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर। पावर तो वैसे एक ही है, लेकिन चले वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि उन्होंने पूछा था, तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, पहले चैप्टर के अंदर तकरीबन यही डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आ जाएगी जी ईएमएफ। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने डिफरेंशिएट करना होता है, तो इस वजह से इसको दोबारा डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी किरचॉफ के रूल्स, किरचॉफ किरचॉफ्स लॉज। मैं लॉ अगली लाइन पे ले जाता हूँ। और फिर उसके बाद ये है कि पोटेंशियोमीटर है इस चैप्टर के अंदर, पोटेंशियोमीटर। यही है मेन डेफिनेशन। हो सकता है कोई मेरे जहन से स्किप हो गई हो, अगर कोई होगी दरमियान में याद आएगी तो मैं लिख दूंगा। अब इन डेफिनेशंस का आपने करना क्या है, मैं आपको या तो मेरे पास देखूंगा मे बी नोट्स के अंदर कहीं पे किसी जगह पे अगर ये सारी कंपाइल्ड फॉर्म में पड़ी हो तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, और अदरवाइज़ ये है कि मैं स्पेशली लिख के आपके साथ शेयर कर दूंगा उनके जो है वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह बना के, या चलें स्कैंड कॉपीज़ भी। रिवीजन है बेटे, क्विक फायर रिवीजन है, मैक्सिमम आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाए। ये हो गया। उसके बाद मैं फार्मूलाज की तरफ चलता हूँ, सिर्फ उनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि ये कौन सा फार्मूला किस चीज़ को, इसके अंदर कौन सी चीज़ें फाइंड हमने करनी है या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सबसे पहले तो बेटे सबसे पहले वाला जो फंडामेंटल फार्मूला है वो आपके पास है Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ से क्वांटाइजेशन डिफाइन होती है। यहाँ पे जी ये जो यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का चार्ज जो आपके सिलेबस में है, क्वार्क्स को हटा के, क्वार्क्स एक्सेप्शन है, और वो हम फिर उसको कभी रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे जाके देखेंगे कि वो एक एक्सेप्शन ऐसी है जो कभी इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व भी नहीं होना। तो Q इज इक्वल टू एन ई के अंदर E जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। फॉर्मूलाज मैं क्विकली बताई जाता हूँ। 1.6 10 टू पावर -19 डाटा शीट में पड़ा है। ये जो E है इलेक्ट्रॉन चार्ज भी कहते हैं, और एलिमेंट्री चार्ज भी, फंडामेंटल चार्ज भी। और ये जो n है ये यहाँ पे इंटीजर होना लाजमी है। मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ क्विक रिव्यू एक दफ़ा फार्मूलाज का हो जाए, और उसके बाद ये है कि हम इसका एक क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे, उसमें हम पूरे कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस का एक दफ़ा पोस्टमार्टम कर दें। ठीक है, तो ये जो n है ये इंटीजर होना चाहिए, 0 ±1, उसके बाद +-2 +-3 और सो ऑन। ये आपका चलेगा जी n इंटीजर होना। ये क्वांटाइजेशन की इक्वेशन है, इसको फिर मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आगे चलें तो सेकंड आपके पास करंट की डेफिनेशन आ जाती है। करंट की डेफिनेशन ये है कि जी वो होता है Q/T, और Q आपको नजर आ रहा है यहाँ पे चार्ज है। मैंने आपको बताया ना कि हम डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे बेटे, ऊपर इसको बिल्कुल अपर लेवल सरफेस लेवल पे रह के रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आप इसको जो है वो N/E/T भी लिख सकते हैं, और इसी वजह से इससे दो इक्वेशंस बनती हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक बनती है n की, और n की इक्वेशन, ये सब कुछ बेटे पेपर में आया। मैं सिर्फ टू द पॉइंट जो है वो सिलेबस को सामने रख के
ओ ए लेवल के बच्चों को मैं बिल्कुल कोशिश ये करता हूँ कि हम सिलेबस के साथ ही बिल्कुल अटैच्ड रहें, हल्का फुल्का अगर कहीं पे रिक्वायर्ड हो तो हम उसको जो है ना वो थोड़ा सा फैब्रिकेट करें। आई टी ओवर ई आ गया, ये आपके पास हो जाएंगे। ये जो एन है ना, ये हमने ऊपर डिफाइन तो किया है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आप कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ये भी आया हुआ है पेपर में, P1 में भी P2 में भी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी डिवाइस। अगर वो टाइम दे देते हैं, वो कहते हैं जी 3 घंटे में कितने चार्ज गुजरे हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग पासिंग, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट इन अ गिवन टाइम, या एनी इंस्ट्रूमेंट एनी डिवाइस, ठीक है। तो किसी गिवन टाइम में कितने चार्जेस गुजरते हैं वो n आ गया। और इसको इस तरह से भी आया हुआ है बेटे, इसको पर सेकंड कर दें, नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड कर दें, तो वो आई टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। अब इसमें ये है कि नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड आ गया, पर सेकंड कितने गुजर रहे हैं वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से, बैटरी में से कितने वायर आ रहे हैं, किसी डिवाइस में से, ये सब कुछ बेटे पेपर में आया हुआ है। मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, P1 में भी P2 में भी। इसकी प्रैक्टिस भी करूंगा। एक ही क्वेश्चन मैंने खुद से सोचा हुआ है, उसकी वैल्यूज अभी मैं ये आपकी वीडियो से पहले खुद ज़रा एज्यूम कर रहा था ताकि हमें कैलकुलेट करने में ज़रा आसानी हो। मैं एट द एंड उस पर सारे फार्मूलाज अप्लाई करूंगा, सारे के सारे फार्मूलाज, उस एक गिवन क्वेश्चन के ऊपर, एक गिवन सर्किट के ऊपर सारे फार्मूलाज को अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आगे चलें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हालांकि उसकी डेरिवेशन भी है, तो हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू एन ए क्यू वी, डाटा शीट में ये फॉर्मूला पड़ा है, और यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन होती है I इज इक्वल टू एन ए क्यू वी। ये क्यू भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ये वही है इलेक्ट्रॉन चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे एन जो है, ये जो है इसको कहते हैं जी नंबर डेंसिटी, ठीक है। ये छोटा एन जो है बड़े एन से डिफरेंशिएट करना, ये दो जगह पे बच्चों को तंग करता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी, वेव्स में भी। वेव्स की भी ऐसे इंशाल्लाह में क्विक फायर है जो है वो रिवीजन वीडियो बनाएंगे जल्द। ये नंबर डेंसिटी से हम कहते हैं। नंबर ऑफ, एक्चुअली ये है क्या, ये पूछा हुआ है पेपर के अंदर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री चार्जेस भी आप लिख सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि अगर कोई और ऐसा है मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर रहे, तो फिर उसके लिए हमें आइंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम भी करते हैं। लेकिन फ्री चार्जेस जो करंट लेके जाने के काबिल हैं, ये ए तो आपको पता चल रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो वी है ये है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, इसमें हम सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, स्टेडी वेलोसिटी ऑफ करंट कैरिंग चार्जेस। करंट वाले चार्जेस की जो कांस्टेंट सी स्लो सी स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। इसके मैं एक दो फार्मूलाज आपको रीअरेंज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहीं से देखें तो एक फार्मूला आपके पास बन रहा है जी आई ओवर एन ए क्यू। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सारी बात है, फंडामेंटल से बन रहा है। इसकी डेरिवेशन भी बेटे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन वीडियो के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस पता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी में बेटे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस। तो हम उसी पे जा रहे हैं, चाहे P1 है चाहे P2 है, कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से आपको लेके चल रहा हूँ। ये आपका आ गया जी आई इज इक्वल टू एन ए क्यू। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं ब्रेक करके ना बेटे आगे जा रहा हूँ। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, वो मैं अभी दोबारा बनाता हूँ। मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ जो सिलेबस आउटलाइन के अंदर आपका है, तो उस सीक्वेंस के अंदर इसको हमने दोबारा भी जाकर रिव्यू करना है जब हमने ओहम्स लॉ और रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ लेना। इसके और बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उनको हम सारों को अभी ज़रा देखते हैं। उससे पहले हम ज़रा सीक्वेंस के अंदर आगे चलें। तो इस सीक्वेंस में आगे जाके आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्टेज और वेलोसिटी को आपने मिक्स नहीं करना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे कर्ल कर देता हूँ। वैसे तो ये लोअर केस ये अपर केस है, लेकिन चलें, वोल्टेज ये आप लोगों ने ओ लेवल में भी डिफाइन किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इधर एएस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैंने ई कर दिया है, ई जो वो एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये वोल्टेज की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आगे चलें तो फिर आपके पास आ जाता है ओहम्स लॉ, ये भी आप लोगों ने ओ लेवल से सुना होगा। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को जो है वो करली वी लेके चल रहा हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर आ गया। और यहाँ से आप जरा देखें, अब इसमें क्योंकि बेटे रिवीजन है तो वो जो बिल्कुल बेसिक वाली बातें हैं ना, रिवीजन भी आप ये समझें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो मेरे जहन में है ना कि मैं फार्मूला की तरफ ही फोकस हूँ, इसमें थ्योरेटिकल आपको पता है
ओहम्स लॉ में बेटे फिर वो दो ग्राफ आ जाते हैं। हम इस तरह की थियोरेटिकल सिंपल एक्सप्लेनेशंस पे चले ना तो फिर ये वीडियो के अंदर सारा रिवाइज नहीं हो पाएगा। ओहम्स लॉ, दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, ओहमिक नॉन ओहमिक, उनके अलग अलग से ग्राफ हैं, उसमें कुछ कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, बस आप लोगों ने एज इट इज वो याद करने हैं। तो ये V इज इक्वल टू आ गया IR, और उसके बाद रेजिस्टेंस का सबसे पहले फंडामेंटल फार्मूला है, रेजिस्टेंस आ जाती है जी रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे लेंथ और एरिया तो समझ आ रहा है, रेजिस्टिविटी चले एक नई चीज़ है तो वो आपको वैसे बता देता हूँ। रेजिस्टिविटी है बेटे 1 क्यूबिक मीटर की रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का कॉपर ही है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका 1 क्यूबिक मीटर हो, एक ऐसा बॉक्स कॉपर का जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों 1 1 क्यूबिक मीटर हो, तो उसकी रेजिस्टेंस को कहेंगे रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बल्कि ये वैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में तो 1 1 1 है ना, 1 मीटर लेंथ विड्थ और हाइट, लेकिन ये है कि किसी भी तरह से अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर हो जाए तब भी उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलें तो रेजिस्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस इस तरह से हम इसको रिव्यू करते जाएंगे जल्दी जल्दी में। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बिल्कुल बेटे ऐसे ही फर्क है जैसे डेंसिटी और मैस होती है, कि हर चीज़ की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, हर चीज़ का मैस डिफरेंट है। लेकिन कॉपर दुनिया में से कहीं से भी कॉपर के 5 सैंपल आप निकालें, पांचों की डेंसिटी भी सेम होगी और पांचों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी सिंबल भी सेम है। ठीक है, लेकिन मैस, वो जो 5 पीसेज आपने निकाले हैं डिफरेंट साइज के, उनका मैस डिफरेंट होगा और साथ ही उनकी रेजिस्टेंस भी डिफरेट होगी। बाकी ये है कि आप रेजिस्टेंस की जगह पे, अब मैं इसको पहले देख लेता हूँ, इसको वापस मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जाके अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप अगर रेजिस्टेंस के साथ करते हैं, सबसे पहले तो रो एल ओवर, ये एक्सेप्शनल केस है बेटे सर्कुलर के अलावा कोई और एरिया, लेकिन 90% से भी ज्यादा सर्कुलर ही देखा हुआ है मैंने, तो उस हिसाब से आप जाहिर बात है इसको पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एएस के अंदर जरा ध्यान किया, डायामीटर जरा ज्यादा ट्रेंडिंग में है एएस के फॉर्मूलाज में, तो उस हिसाब से ये 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर भी बनता है। ठीक है, अच्छा, वो फिर हम इसको कभी देखेंगे कि ये रेडियस की जगह d/2 स्क्वायर लिख के इसको सारा ऊपर रिलेट कर दिया। फिर उसके बाद ये है कि रेजिस्टेंस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रेजिस्टेंस R1 ओवर R2, और इसमें जाहिर बात है अगर सब चीज़ें डिफरेंट है, हम मान लेते हैं मटेरियल कुछ ऐसा है जहाँ पे मटेरियल भी डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है, और उसके बाद डायामीटर भी डिफरेंट है, तो ये दोनों के साथ तो लीनियर है ना, डायरेक्ट रिलेशन विदाउट एनी पावर है रॉ और एल के साथ, तो ρ1 L1 और ओवर ρ2 L2 आ गया। ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन डायमीटर के स्क्वायर से इनवर्स है, तो आप, या डायमीटर ज्यादा आता है रेडियस भी लिख सकते हैं, आप इसको d2/d1 का स्क्वायर लिखेंगे या फिर d1 ओवर d2 का स्क्वायर लिखेंगे। बेटे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो मटेरियल्स को कंपेयर करना। एएस के अंदर रेशो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो मेथड मैं फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपके पास आ गया, दो डायरेक्ट रिलेशन थे रेजिस्टेंस के, एक इनवर्स रिलेशन था। अब इसमें से कुछ भी कांस्टेंट हो, सबसे ज्यादा दफा आपके पेपर में होता पता क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है सबसे ज्यादा दफा, मटेरियल सेम होता है। तो अगर मटेरियल सबसे ज्यादा दफा सेम होता है तो उस हिसाब से तो ये R1 ओवर R2 किसके इक्वल आ गया, ये आपका आ गया जी L1 D2 स्क्वायर ओवर L2 D1 स्क्वायर, क्योंकि सबसे ज्यादा दफा तो यही होना है कि मटेरियल सेम होना है। और अगर कभी ऐसा भी हुआ है पेपर के अंदर, ये आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, लेंथ भी सेम हो तो फिर तो सिर्फ डायमीटर बच गया और वो भी स्क्वायर बच गया, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अगर मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब इसमें स्पेशल केस है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा, अगर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर याद रखें ये जो ऊपर वाले ये सारे डिफरेंट वॉल्यूम वाली जो वायर्स हैं उनके लिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाए तो फिर रेजिस्टेंस का सिर्फ लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, या फिर रेजिस्टेंस का एरिया के स्क्वायर से। सारे पुराने जो रिलेशन है ना उसमें बेटे आपने पावर डबल डबल कर देनी है, लेंथ की जगह लेंथ स्क्वायर, एरिया की जगह एरिया स्क्वायर, वो तो पहले ही है ना, लेंथ से डायरेक्ट है, एरिया से इनवर्स है, और उसके बाद रेजिस्टिविटी आ गई, और फिर डायमीटर का तो पहले ही स्क्वायर था, इसका मतलब है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डायमीटर की पावर 4। रेजिस्टिविटी को नहीं करना, वो एज इट इज ही रहेगा। ये हम कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, दो वायर्स हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, या एक ही वायर है जिसको स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है, ये पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, इसके बाद दोबारा टाइम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिव्यू करने का। वजह, ये सारे फॉर्मूलाज पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, यूज होते रहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ बेटे ऑपरेट ये करना है कि सबसे पहले तो करंट को रिप्लेस करें। ये जो था यहाँ पे करंट की जगह हम यहाँ से ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं,
ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली करंट क्या आ रहा है, करंट आ रहा है जी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से ये 2 लेवल में भी आपने पढ़ा है। तो अगर ये कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनती है, आई ओवर एन ए आर क्यू, क्यू या ई तो आपकी मर्जी है, आई की जगह पे वी ओवर आर लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे चलें। एरिया की जगह जब कभी आपका दिल करे, वायर्स आमतौर पे सर्कुलर 90% से प्लस केसेस में सर्कुलर ही चलता जा रहा है, तो जब आपका दिल करे एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, और सो ऑन। अब उसके बाद जरा देखें तो दोबारा ये जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, यहाँ से ए आर की वैल्यू अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस फॉर्मूला से आप जरा देखें तो ए आर किसके इक्वल आ रहा है, बल्ला ए आर आ रहा है जी रॉ एल के इक्वल, ठीक है। तो ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए आर इज इक्वल टू रो एल आ गया। तो इसका मतलब है आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि वो फॉर्मूला उसका बनेगा जी, वोल्टेज उधर ही रहने दें, नंबर डेंसिटी उधर ही रहने दें, और ए आर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, रो एल। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों फॉर्म्स बनाई हैं बेटे, ये सारी पेपर के अंदर यूज हुई हुई आप खुद ही सोचें। सीरीज के अंदर ये प्रेफर्ड होगी क्योंकि करंट सेम होता है, पैरेलल के अंदर ये प्रेफर्ड दोनों ही हो सकती हैं, ये दोनों प्रेफर्ड होंगी क्योंकि वोल्टेज सेम होता है। तो सीरीज के अंदर ये रिकमेंडेड होता है, रेशोज बड़ी आती हैं एएस के अंदर। तो रेशो बनाने के लिए सीरीज में ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, करंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाली फॉर्म पैरेलल में जाके यूज करेंगे तो वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा। तो ये बड़ी कंफर्टेबल, ये मैंने आपको बताया ना, एक ही क्वेश्चन मैंने मेगा क्वेश्चन एक खुद से अपने जहन में भी बना के सोचा था, यहाँ पे सामने लिखा था, उसमें सारी टेक्निक्स हम कोशिश करेंगे कि अप्लाई कर दें। अच्छा, ये हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पास हो गई। और उसके बाद फिर आपके पास इस चैप्टर में बचता है इलेक्ट्रिकल पावर। मैं तो बेटे सीरीज और पैरेलल को इसी चैप्टर का हिस्सा बनाता हूँ, अदरवाइज ना बिल्कुल ही टॉपिकल में क्वेश्चंस नहीं हो पाते। मतलब वैसे तो कैम्ब्रिज वालों ने तो उसको आपके नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ चैप्टर में सीरीज और पैरेलल को, लेकिन ये है कि मैं उसको इसी चैप्टर में इंक्लूड करता हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल कोई आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। सीरीज पैरेलल के भी अगर आप फॉर्मूलाज को नेक्स्ट चैप्टर में ले जाएं, जिसको कुछ लोग डीसी सर्किट कहते हैं, कुछ करंट वो जो है प्रैक्टिकल सर्किट्स कहते हैं, डीसी सर्किट वैसे उसका नाम है। तो अगर सीरीज पैरेलल भी उधर ले जाएं तो इस चैप्टर के तो टॉपिकल क्वेश्चंस पीछे फिर बचते ही नहीं है। तो उससे पहले सीरीज पैरेलल से पहले बेटे आती है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को अगर हमने देखना है तो इलेक्ट्रिकल पावर आपकी आ गई जी। एक तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ओ लेवल में ये सारे आपने पढ़े हैं। दूसरा होता है जी वी स्क्वायर ओवर आर, और तीसरा होता है आई वी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर के ये 3 फॉर्मूलाज हैं। अब इससे एक बात और आपने जहन में रखनी है बेटे, पूछा हुआ है उन्होंने पेपर के अंदर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। अगर पावर इनटू टाइम एनर्जी होता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनेगी, पावर के किसी भी फॉर्मूले को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी या फिर आई वी टी, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बेटे आते हैं सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस, तो मेरा ध्यान ही फार्मूलाज, आज मैं एक ही वीडियो में आपको सारे फार्मूलाज एक्सप्लेन कर दूं, ये मेन फोकस है, आप समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इससे आगे चले, इलेक्ट्रिकल पावर हो गई। फिर सीरीज पैरेलल में बेटे आपको ये तो पता ही है कि सीरीज का भी फंडामेंटल फार्मूला आपके पास क्या है, जो मेन तो रेजिस्टेंस का ही है। अब आप मैं इधर लिख ही देता हूँ अलहदा से हेडिंग बना के कि अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज सर्किट आप उसको डिफाइन करते हैं जिसमें करंट सेम होता है। मैं सिर्फ ऐसे करके बना देता हूँ। अब इसकी भी जो डेरिवेशन है सीरीज में रेजिस्टर्स के आपस में जो रिलेशन है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन ये रिवीजन वीडियो है बेटे, वो जो प्रॉपर फुल सिलेबस चल रहा है ना उसके अंदर मैं इसका प्रूफ करूंगा। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि डेरिवेशंस की शायद मैं एक अलहदा वीडियो बना दूं। तो सीरीज के अंदर रजिस्टर ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, R1 R2 और R3, इसको हम सीरीज कहते हैं। सबसे पहले तो सीरीज के अंदर क्या है जी, आई सेम होता है। सीरीज की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि आई सेम है और वी जो है वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। ये समझो उसकी पहचान है, सीरीज की पहचान। ये ऐसे सर्किट को सीरीज कहते हैं या ऐसे रेजिस्टर्स को कहते हैं ये सीरीज में लगे हैं जिनमें से करंट एक जितना पास हो रहा हो। और उसके बाद फिर जब आप ये देखें तो इसका जो सबसे मेन बात है, बाकी तो सारा कुछ कोई ऐसा चीज़ें नहीं बदलेंगी, आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट की जो मिला के रेजिस्टेंस होती है उसको कहते हैं आर इक्विवेलेंट। वो हो जाती है जी R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कुछ फर्दर फार्मूलाज में उलझाता नहीं हूँ, मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। अभी जब हम वो देखेंगे ना, एक जो मैंने समझ लें कि मेगा सर्किट सोचा हुआ है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पैरेलल। और पैरेलल में सबसे पहले तो रजिस्टर लगे कैसे होते हैं, एक ऐसे है और दूसरा नीचे करके लगा होगा इसके साथ ये, और
तीसरा लगा होगा जी ऐसे करके, ठीक है। ये आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन बनता है रजिस्टर्स का, और इस पैरेलल कम्बिनेशन में खूबी क्या होती है, उल्टा हिसाब हो गया। हम कहते हैं जी इस पैरेलल कम्बिनेशन में वी सेम होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आई जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा जी, तो अगर ऐसा है तो नेक्स्ट बात इसके अंदर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 1/R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट की जो मिला के है उसको 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, और बाकी आपका आ जाएगा जी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज पैरेलल में बच्चों को बहुत सारे मसले हैं, सारे अभी ख़त्म करता हूँ बेटे एक ही क्वेश्चन पे जाके, एक दफ़ा आपका सारा सिलेबस ज़रा रिव्यू हो जाए। इसके बाद आपका एक्चुअली तो नेक्स्ट चैप्टर इससे पहले भी स्टार्ट कर देते हैं लोग, मैं तो यहाँ से ये करवाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। और उसके अंदर सबसे पहले तो आती है बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा ही देता हूँ एक दफ़ा। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये टीजिंग टॉपिक है। फिलहाल आप ये मान लें कि भाई बैटरी के अंदर टोटल जितनी भी रेजिस्टेंस है ना उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि बैटरी के अंदर बेटे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स तो कन्फर्म है ना, इन सारों को मिला के बैटरी के अंदर ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को फिर हम ये कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो है ये इंटरनल हो गई, ठीक है। और उसके बाद एक लगी होती है जी ऐसे करके, एक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्किट, वैसे मैं आपको बताऊं तो वो मल्टीपल वाला भी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने एंड तक वीडियो को देखना बेटे, बहुत एक मज़ेदार क्वेश्चन में हम ये सारा इसको जो है वो सम अप करेंगे, सारा जो जो कुछ भी सीखा होगा। ये ईएमएफ आ गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, और ये एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ईएमएफ और वोल्टेज का ये डिफरेंस है कि बेटे सेल के ऊपर, इसको भी मैं फाइन डिटेल्स में नहीं जा रहा, अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। ईएमएफ ये है कि जो आपके साथ दावा किया गया कंपनी की तरफ से कि भाई आपको 1.5 मिलेंगे, वो ईएमएफ है। आइडियल एनर्जी जनरेशन की जो एबिलिटी है उसको ईएमएफ कहते हैं, और जो एक्चुअल एबिलिटी है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और सेल पे लिखा है 1.5, वो तो होगी आइडियल एबिलिटी, और वाकई 1.5 होना था अगर ये ना होती तो। लेकिन जब आपको मिलता है 1.4 1.2 1.3, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। और जो आपको मिल रहा है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और जो उनका क्लेम है कंपनी का वो हो गई ईएमएफ, ठीक है। और इनमें फ़र्क कौन पैदा करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इनमें फ़र्क पैदा करती है। अच्छा, अब ये जो सर्किट नीचे बना हुआ था ना बेटे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको एनालाइज ही वो करते हैं किरचॉफ रूल्स के अंडर। तो मैं फिर किरचॉफ रूल्स आपको ज़रा पहले बता दूं, और फिर हम इसको एनालाइज करते हैं इस सर्किट को। किरचॉफ के रूल्स पहले बता दूं। किरचॉफ के रूल्स जो है उनकी भी हम फाइन डिटेल्स में जानेंगे, उसकी अलग वीडियो बनेगी किरचॉफ के रूल्स की। टीजिंग टॉपिक्स बेटे चलते जाएंगे अब इंशाल्लाह उनकी वीडियोस। तो फिलहाल ये है कि मेरा फोकस मेन रिवीजन की तरफ है कि सारी इलेक्ट्रिसिटी एक बच्चों की रिवाइज हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो किरचॉफ का रूल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सर्किट है दो, तो एक सर्किट है जी, एक ही बल्कि सर्किट है, दो नहीं है। उसके अंदर आपके पास इस तरह से जा रहे हैं जी रजिस्टर्स, और ये भी हो सकता है, चलें पहले अलग-अलग बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है जी करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट की तरफ जितना करंट जा रहा है उससे अवे जितना करंट जा रहा है, उन दोनों का सम आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये तो है जी किरचॉफ का रूल नंबर 1, वो पैरेलल पे मेन एप्लीकेबल है। उसकी जब मैं डेरिवेशन करूंगा ना पैरेलल की, तब आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, ठीक है, इसकी तरफ करंट आ रहा है आई, और इससे अवे चला जाए तो मैं कहता हूँ जी ये I1 है, ये I2 है, और उसके बाद ये I3 है। ये मैंने डेफिनेशन में लिखा था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा जी ये फर्स्ट रूल बेटे किरचॉफ का है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या है कि आई किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जाहिर बात है किरचॉफ के रूल के अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होंगी इनकी उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास किरचॉफ का पहला रूल है जी। सेकंड रूल क्या है, वो कहता है जी ठीक है, वो लगता है जनरली सीरीज़ के लिए है। वैसे तो ये दोनों सीरीज़ में भी लग सकते हैं, दोनों पैरेलल में भी लग सकते हैं, लेकिन मेन एप्लीकेशन जो है कि सेकंड रूल की किधर है, फर्स्ट रूल की किधर है। मैंने डेफिनेशन भी उनकी आपको बताया ना कि डेफिनेशन भी सारी आपको यहाँ लिखी हुई भेज दूंगा, अगर हो सकता है पढ़ी हुई हो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तो ढूंढने वाली हैं वो आपको ढूंढ के भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड रूल है, मान लें जी बैटरी से वोल्टेज आ रहा है V,
और इसका है V1, इसका है V2, इसका है V3। अब सेकंड रूल को दो तरह से लोग डिफाइन करते हैं। सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट इज जीरो, टोटल पोटेंशियल चेंज जीरो है। और ऐसे भी कहते हैं कि सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। बनने वाला वोल्टेज और इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज दोनों बराबर होंगे। बनने वाला वोल्टेज ये है और इस्तेमाल होने वाला क्या है, वो है जी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये आपका हो गया जी किरचॉफ का सेकंड रूल। अब इसके ऊपर ज़रा वापस आएँ। EMF और इंटरनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है बेटे। इसके मैं आपको एक दो ग्राफ्स भी ज़रा बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसी के अंदर आप ये देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये किरचॉफ का सेकंड रूल अगर इसके ऊपर लगाएं तो सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। मैंने इसको ऐसे बोला है, सम ऑफ EMF इज इक्वल टू, बेटे EMF एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंसेस सर्किट में दो हैं, V ऑफ कैपिटल R प्लस V ऑफ स्मॉल r। इस सर्किट को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। अभी आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशंस। सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। एक EMF और दो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है। तो EMF इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रजिस्टर, और वोल्टेज ऑफ स्मॉल लोअर केस r इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है। इसको बेटे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस, इसको लॉस्ट वोल्ट्स भी कहते हैं, इंटरनल लॉस भी कहते हैं। लॉस्ट वोल्ट्स ज़्यादा मुनासिब टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी नहीं है। खाली लॉस लिख देंगे तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी नहीं है, ये लॉस्ट वोल्ट्स हैं। ये आ गया। अब इसके साथ हमने करना क्या है, सबसे पहले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कई दफ़ा पेपर में यूज़ हुआ है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आइसोलेट करें। एक्चुअली ये बेचारा उधर ही है, V इसने उधर जाके माइनस होना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ EMF माइनस IR। एक तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये याद रखें, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VR, इसको आप ओहम्स लॉ से ऐसे भी लिख सकते हैं IR। अच्छा, अभी तो ये लगी है अकेली ही, एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है, ज़्यादा भी लगी, अभी मैं जो सर्किट देखूंगा उसमें तो बहुत ज़्यादा लगी होंगी। तो याद रखें, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बात आपने याद रखनी है। अगर बहुत सारे हुए तो कैपिटल R का मतलब क्या हो जाएगा, सारों की मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने की है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पेपर में कई दफ़ा फाइंड करवाया, दो फॉर्मूलाज आ गए, या तो EMF में से IR माइनस कर दें और या फिर सिर्फ I इंटू R, ये जो आपके पास है ये इसमें से गुजरने वाला करंट होगा R में से। अच्छा, अब ये देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मेन मसला है, ये वाला करंट और है, ये करंट और है, ये है बैटरी में से निकलने वाला करंट, वो मैं अभी आगे आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, और ये है इसमें से कितना गुजर रहा है, बायर वालों में से कितना पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसको जरा आगे लेके चलें। तो इसके दो ग्राफ्स हैं, पहले वो आपको दोनों ग्राफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, वो आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, और फिर इसके अंदर से एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर, तो आपका सिलेबस पूरा, ठीक है। और फिर हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें से दो ग्राफ्स कौन कौन से हैं। एक तो बेटे इसी का ग्राफ, ये जो आपके पास फॉर्मूला आया ना, VR इज इक्वल टू E माइनस IR, इसको आपने लिखना इस तरह से है, पहले वो लिखते हैं IR पहले लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E, माइनस IR प्लस E अगर कर लें तो ये मैं स्ट्रेट लाइन इसको बनाने लगा हूँ। पता है कैसे, आप ये देखना अभी ज़रा, मैं Y एक्सिस पे लिखने लगा हूँ। ये VR जो है ना, आपको पता है, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। कैम्ब्रिज वालों ने सिंपल V कह के ग्राफ बना दिया, उन्होंने कहा ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये करंट है, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। तो ये तो बेटे स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट वाली। तो नेगेटिव ग्रेडियंट है, इसका Y इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल, और इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, वो होगा जी माइनस R के इक्वल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आई हुई है, स्ट्रेट लाइन है, और ये नई भी बनवाई कैम्ब्रिज वालों, उन्होंने कहा जी आप एक अलहदा से लाइन बनाएं। अगर वो किसी नई बैटरी की लाइन कह दे तो आपने दो चीज़ें देखनी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी है और उसकी EMF कैसी है। देखें, स्ट्रेट लाइन को ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर ये कहते हैं जी इतना ग्रेडियंट है, इतना इंटरसेप्ट है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस ग्राफ का एक और वेरिएंट आया, वो भी सुन लें ज़रा। वो ये है, इसी इक्वेशन को दोबारा ज़रा लिखें बेटे, वो है, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें से आप लिखते IR इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ रीअरेंज करके, E माइनस IR, ठीक है। अब यहाँ से आप पूरी इक्वेशन को, मैं इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, पूरी इक्वेशन को I पे डिवाइड करते हैं। जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ बेटे, इसका प्रूफ भी आया। तो जब आप इन सारों को डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो कैपिटल R किसके इक्वल आ गया,
EMF ओवर करंट माइनस लोअर केस आर। ये भी पेपर में प्रूव भी करवाया, इसका ग्राफ भी बनवाया, ये ग्राफ बना हुआ दिया था, खैर उससे इंफॉर्मेशन डिड्यूस करनी थी। अच्छा, इस ग्राफ में से बेटे मुझे एक बात याद आई, इस ग्राफ में से आपसे आई मैक्स भी पूछ सकता है। ये देखें ज़रा, ये आपके पास इधर जाएंगे तो ये आई मैक्स है, मैक्सिमम करंट आपको खुद ही नजर आ रहा है कि जी ये ग्राफ आगे आगे जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो बेटे ये आपका आएगा आई मैक्स, ठीक है। अच्छा, अब इधर आप वापस आते हैं तो ये हो गया जी कैपिटल आर, और ये यहाँ पे आपने रखना है 1/करंट। बेटे ये जरा ध्यान से, क्योंकि अगर करंट के साथ बनाएंगे इनवर्स रिलेशन है, कर्व आ जाएगी। कर्व को हम अवॉइड ही करते हैं, एएस में भी A2 में भी इवन। तो हमें कर्व नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, तो 1/करंट इधर लगा देते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन दोबारा बन जाएगी। लेकिन ये लाइन आमतौर पे पूरी नहीं देते, इधर तक देते हैं कैमरे वाले, तो कोई बात नहीं, इसको एक्सटेंड करें ऐसे करके। यहाँ पे आप कह देंगे ये नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसका ग्रेडियंट इस दफ़ा EMF के इक्वल हो जाएगा। देखें ना, रवैया ना बेटे, चीज़ें पकाई जा रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटी हो ग्रुप में उसमें कमेंट्स में मेंशन करें, फिर मैं उसको फर्दर जो है ना किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये y = mx + c, ठीक है, ये c हो गया, जो इंटरसेप्ट है -r है, ग्रेडियंट EMF के इक्वल है, इधर भी यही है। इसका जो x इंटरसेप्ट है बेटे वो रेसिप्रोकल ऑफ मैक्सिमम करंट है, 1/I max है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद बेटे आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, और फिर सिलेबस का एक, बल्कि इससे रिलेटेड एफिशिएंसी वगैरह भी आती है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो आपने फार्मूला भी पढ़ लिया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF वगैरह, उसके अंदर एक तो है आपके पास एफिशिएंसी भी बैटरी की, आउटपुट इनपुट पावर। ये जो पावर है, पावर के फार्मूलाज बेटे आपके सिलेबस में IR I²R वो हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन पावर अब तरह तरह की। अगर वो कोई आपको कहता है जी इनपुट या जनरेटेड पावर है, तो उसको बेटे आपने कहना है करंट इंटू EMF। बैटरी कितनी पावर बना रही है वो EMF बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, बैटरी आपको सप्लाई कितनी कर रही है, आउटपुट पावर, आपके काम कितनी आ रही, भाई ये हमारे काम तो नहीं ना सारी आती, हमारे काम तो आती है I इंटू टर्मिनल वोल्टेज, हमें सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। अच्छा, बैटरी खुद कितनी यूज़ कर जाती है, वो खुद यूज़ करती है जी I² इंटू स्मॉल r इंटरनल रजिस्टर की वजह से। और किसी एक गिवन कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो आपके पास आ जाती है जी पावर डिसिपेटेड, भी उसको समटाइम्स लोग कहते हैं, वो होता है जी I²R, ठीक है। ये पावर के फार्मूलाज डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होते रहते हैं। उसके बाद आगे चलें तो एफिशिएंसी ऑफ अ सेल पेपर में यूज़ हुआ है, तो एफिशिएंसी यहीं से देख लें बेटे। एफिशिएंसी क्या होती है, वैसे तो आपको पता है कि आउटपुट ओवर इनपुट होती है। पावर एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जीज की रेशियो भी हो सकती है, और पावर्स की रेशियो भी। तो पावर आउट ओवर पावर इन, हमने इसको परसेंटेज, आपकी मर्जी, अगर परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। अब आउटपुट ओवर इनपुट देखें तो ये I इंटू टर्मिनल वोल्टेज, और नीचे क्या आ जाएगा I इंटू EMF। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज ओवर EMF बचेगा। ये आ गई एफिशिएंसी, ये भी पेपर में यूज़ हुई है। उसके बाद जरा देखें तो पोटेंशियल डिवाइडर है। पोटेंशियल डिवाइडर में सबसे पहली बात तो बेटे ये है कि ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया, ये दूसरा रजिस्टर आ गया, और ये है यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, वो आपकी मर्जी किसी भी फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऊपर नीचे जैसे मर्जी लगा दें। ये रजिस्टर था R1, ये रजिस्टर है R2, और इधर आपके पास बैटरी है, उसको V कह दें, EMF कह दें, आपकी मर्जी। अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी कह रहे हैं, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इस केस में आपने अगर बायर को वोल्टेज अप्लाई करना है, इसका पोर्शन, इसको जो अवेलेबल वोल्टेज आप कहते हैं बायर किसी को आउटपुट पे लग, उसके टर्मिनल्स हम बायर कहीं लगाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं V आउट। V डिवाइडर भी कह सकते हैं, V आउटपुट कह दें, V डिवाइडर कह दें, आपकी मर्जी, V डिवाइडर। और एक्चुअली वो किसका वोल्टेज है भला, R2 का, तो मैं उसको V2 लिख रहा हूँ, R2 का हिस्सा था ना, ठीक है। ये आपके पास आ गया। यहाँ से जरा देखें तो आपके पास जो मेन चीज़ है वो बनेगी जी, जो इसका फॉर्मूला है वो आपका डिवाइडर की रेजिस्टेंस क्या होती है, हम उसको कहते हैं जी डिवाइडर का वोल्टेज, सॉरी, डिवाइडर की रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज दैट वाज अवेलेबल। ये मैं जनरल फार्मूला बच्चों को कहता हूँ, डिवाइडर वोल्टेज इज इक्वल टू डिवाइडर की रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में डिवाइडर का वोल्टेज हमने बायर अप्लाई किया हुआ है, तो हम इसको कह देते हैं V आउटपुट, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज आ गया, डिवाइडर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है R2, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R1 प्लस R2, और टोटल वोल्टेज जो अवेलेबल है फिलहाल, तो मैंने उसको सिंपल V कहा हुआ है। तो ये आपके पास आ गया जी पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला। यही आगे जाके आपका पोटेंशियोमीटर के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो पोटेंशियोमीटर भी याद रखें बेटे, इधर सही नहीं बनेगा, मैं उधर उसको नेक्स्ट कॉलम में ले जाता हूँ। वो बिल्कुल पोटेंशियल डिवाइडर ही है, बस उसको अप्लाइड फॉर्म में हम यूज़ करने लगे हैं। ये तो सिंपल है ना एप्लीकेशन,
जो अप्लाइड फॉर्म है पोटेंशियल डिवाइडर की, अभी देखना ज़रा आप ये समझें, इस सर्किट को मैं 90 डिग्री रोटेट करने लगा हूँ, थोड़ा सा इसके साथ वेरिएशन करूँगा। अभी देखें, मैं पहले यही समझें सर्किट बनाता हूँ ऐसे करके, ये जो पहले बना हुआ था इसको ये इस तरह से कर दें और इसके साथ लगाएं वही जो R1 और R2 थे, ठीक है, R1 और R2 ऐसे ही लगा दें और यहाँ पे एक लगाएं मीटर, बेटे कोई भी मीटर लग सकता है वोल्ट मीटर के अलावा, एम मीटर या गैल्वानोमीटर। और बेहतर तो ये है कि आप गैल्वानोमीटर लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो सेंसिटिव होता है इसके मुकाबले में। और उसके बाद ये है कि आप यहाँ पे लगाएं बैटरी और टर्मिनल्स उसके ऐसे ही रखने, मैं आपको बताता हूँ कैसे रखने हैं, जैसे ऊपर वाली बैटरी के थे, ठीक है। ये इसको आप ये कह लें ऐसी बैटरी है जिसका आपको पता है, मैं इसको ई लिख देता हूँ, इस दफ़ा वी लिखा हुआ था पीछे, मैं इसको सिर्फ ई लिख देता हूँ। इसको आप कह दें जी ये R1 है, ये वही R2 है, ठीक है। और एक फ़र्क आपने अभी करना है, सबसे पहले इसको कर दें अननोन बैटरी, इसको मैं कर देता हूँ EX, ठीक है। लेकिन एक और फ़र्क का आपको करना पड़ता है, देख लें अभी तक फिलहाल तो बिल्कुल पोटेंशियल डिवाइडर या नीचे हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया और ये बैटरी लगा दिया, लेकिन एक मसला है, ये अननोन बैटरी हमने आमतौर पे फाइंड करनी होती है, तो ये दो कॉन्टिन्यूस रेजिस्टर्स जो हैं वो हमें फेवर नहीं, हम मतलब हमें यहाँ पे सूट नहीं करते। तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है, इन दो को हटा के ना एक कॉन्टिन्यूस वायर लगा दो, एक कॉन्टिन्यूस वायर लगा दो, क्योंकि हमें तो नहीं पता नीचे वाली बैटरी का वोल्टेज कितना है। पोटेंशियोमीटर का काम जो है एक्चुअल वो है अननोन बैटरी की ईएमएफ फाइंड करना, ठीक है। तो अननोन बैटरी की अगर ईएमएफ फाइंड करनी है, पता नहीं कितनी है, दो ऊपर वाली की तो हमें पता होती है, मतलब 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, नीचे वाली की उससे कम होना शर्त है। पहली शर्त तो ये है पोटेंशियल डिवाइडर में, इसकी कम होनी चाहिए, मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। कंडीशन आप ये समझ लें यही है कि EX इज लेस देन E। अच्छा, अब कुछ भी हो सकती है, वो तो हमें पता नहीं है उसका। फिर मेन सोल्यूशन ये है कि आप जो ये वायर है, इसकी पूरी वायर के रेजिस्टेंस को आप ये कह दें कैपिटल R, एक कॉन्टिन्यूस वायर लगा दें और यहाँ पे सिर्फ लगा दें स्मॉल r, ठीक है। इतने हिस्से की आप कह दें लोअर केस r है और उसके बाद ऊपर टोटल वायर की कैपिटल R। अच्छा, अब ये जब हो जाएगा तो बेटे यही वाला फॉर्मूला है। अब आप फर्क देखना, आउटपुट की जगह पे क्या लग गया हुआ है EX, आउटपुट की जगह पे यही वाला फॉर्मूला बेटे, आउटपुट की जगह पे सिर्फ आप कर दें VX या EX, मैं इसको EX कर देता हूँ। डिवाइडर की जगह पे, डिवाइडर वो था ना जो उतनी रेजिस्टेंस जो आउटपुट के साथ मतलब कह लें पैरेलल में थी, आउटपुट के पैरेलल में जो थी, तो अब आउटपुट के पैरेलल में क्या है बोला स्मॉल r, और टोटल रेजिस्टेंस थी, तो टोटल रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल R, और साथ मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा EMF, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी पोटेंशियोमीटर का एक फॉर्मूला। आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको लोअर केस R L ओवर अपर केस L, इसको हम कहते हैं बैलेंस रेजिस्टेंस, जितने पे ये बैलेंस हो जाए। मैं आपको अभी समझाता हूँ बेटे। पोटेंशियोमीटर जो है एक्चुअली वोल्टेज फाइंड करने के लिए मूवेबल टर्मिनल आपके पास होता है, वायर के ऊपर ऐसे मूव करवाते रहते हैं और मूव करवा के देखते हैं जब तक ये गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना शो कर दे, ठीक है। आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवाते हैं, जैसे ही ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा आप कहते हैं अच्छा इसका और इसका वोल्टेज दोनों आपस में क्या हो गए हैं बराबर। पोटेंशियोमीटर की भी डेफिनेटली अलग वीडियो इलेक्ट्रिसिटी में जो मुझे लगता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ के रूल्स, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर, इनकी सेपरेट EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिनकी सेपरेट एक्सप्लेनेटरी वीडियोस रिक्वायर है। अभी क्विक फायर रिवीजन थी, अभी जो है वो मैंने दरमियान में एक दफ़ा टाइम देख लिया है, और अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है बेटे, मेरे ख्याल में जो स्टार्ट में वीडियो लेंथ होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि हमारा फुल सिलेबस रिव्यू हो गया है, जो आपकी एक्चुअल सिलेबस आउटलाइन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन जो मैंने वादा किया था, बेशक वीडियो लंबी हो गई है लेकिन क्वेश्चन मैंने वादा किया था तो वो मैं फिर आपको अभी करवा ही देता हूँ। उसके बाद फिर हम बाकी जो अगर कोई इशू रह गया आप कमेंट में मेंशन करें, हम किसी और वीडियो के अंदर उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि वो जो सर्किट मैंने सोचा था तो करें उसकी वैल्यूज मुझे याद हो, उम्मीद है, क्योंकि वो ना बेटे फिर बगैर कैलकुलेटर के हो जाएगा। मैंने एक सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सा सोचा था आपके लिए कि ऐसे करके सबसे ऊपर लगाएंगे 3 रजिस्टर, मैंने ये सोचा था, और उसके बाद नीचे मैं कर देता हूँ, हाँ जी मुझे याद आ गया है थोड़ा थोड़ा, वो ना बगैर कैलकुलेटर के हो जाएगा। कैलकुलेटर अभी मेरे पास करीब कहीं अवेलेबल नहीं है, और अगर उसके चक्कर में पड़ा तो आपका फर्दर टाइम ज़ाया होगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी, मुझे कुछ काम भी हैं। तो इसको ऐसे लगाएं, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएं
मैं वैल्यूज़ अभी लिख देता हूँ सारी, और इसके साथ एक तीसरा भी मैंने लगाया था। मैंने कहा आपके सीरीज़ पैरेलल के सारे रूल्स ना इकट्ठे ही रिवाइज हो जाए। पोटेंशियल डिवाइडर भी का फार्मूला भी हम करेंगे कोशिश, कहेंगे तो रेजिस्टेंस वगैरह जो कुछ मैं कर सका। सीरीज़ पैरेलल ज़्यादा तंग करता है बच्चों को, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान है। किरचॉफ के रूल्स वगैरह जो कुछ हम देख सके ना बेटे, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकते, फिर हम उसको जो चीज़ें मिस हो गई उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ले जी, ऐसा एक सर्किट मैंने सोचा था जिसमें मैक्सिमम चीज़ें, सारा सिलेबस अगर मैं कर सकूं तो क्या ही बात है। अभी मुझे लगता है 30s में है वीडियो, 35 के राउंड अबाउट मिनट्स की। तो अगर मैं क्वेश्चन अगर 1 घंटे में भी 15 मिनट में क्वेश्चन करवाऊँ और 1 घंटे में पूरी इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो फिर तो मैं लेजेंड हो जाऊँ कंप्लीट डिटेल्स के साथ। लेकिन ये है कि बेटे ये आप समझ लें एटलीस्ट 80% प्लस इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिवाइज हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन और प्लस वो जो बाकी है सारा। अच्छा, अब इसमें मैंने ये सोचा था कि ये 24 वोल्ट की बैटरी रखूँगा, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये भी 1 ओम का रजिस्टर है, और ये मैंने सोचा था, अब जहाँ तक मुझे याद है शायद 4 का था, ये दोनों 3 के थे, और नहीं ये 2 का था जहाँ तक मुझे याद है, ये 2 का था, ये 3 के थे, और ये 2 4 6 थे। दुआ करें ऐसा ही हो, क्योंकि वो जो मैंने अभी सर्किट अपने पास से डिज़ाइन किया था क्लास से पहले, उसमें हमें कैलकुलेटर के बगैर सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अच्छा, अब याद रखें इस तरह का जब भी कोई सर्किट आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी आया तो नहीं है, P2 में तो नहीं, P1 में तो बहुत अजीबोगरीब भी आ जाते हैं। अब इसमें से हम सारा सीरीज पैरेलल किरचॉफ रूल वगैरह ये वो जो कुछ भी अप्लाई कर सके सारा कुछ जल्दी जल्दी में अप्लाई करके एक दफ़ा देख लेते हैं। बेटे सबसे पहले तो याद रखें किरचॉफ का फर्स्ट रूल लग सकता है इधर, किरचॉफ का सेकंड रूल लग सकता है इस पे ओवरऑल भी, किरचॉफ का सेकंड रूल लग सकता है इधर भी, इधर भी। किरचॉफ का सेकंड रूल किसी भी क्लोज्ड लूप पे लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिलहाल हम इसमें सीरीज पैरेलल को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। किरचॉफ का रूल साथ मिक्स करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। पावर को, रेजिस्टेंस को और उन चीज़ों को हम रिवाइज कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी वगैरह को, और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ को भी साथ ही कर लेते हैं अकोमोडेट, इसीलिए मैंने ये ई बनाई हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बाकी ये है कि किरचॉफ के रूल्स को फिर हम सेपरेटली देख लेंगे, पोटेंशियोमीटर को, किरचॉफ रूल को, उसको अलग से। क्वेश्चन की थ्योरी तो तकरीबन सारी हो गई है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेटे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बच्चों को कहता हूँ कि नंबर 1 आपके पास ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का नहीं है, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करने लगे हैं। आप देखें, आप ज़्यादातर आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें अगर बैटरी की, तो काम सबसे बेस्ट हो जाता है। और उसके बाद इसको मैं कहा करता हूँ IB, करंट फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अगर आपने ठीक कर लिया तो समझे आपका आधा सवाल वैसे ही ठीक हो गया। तो वो इसी पे डिपेंड करता है। ये जो करंट फ्रॉम द बैटरी मैंने लिखा है ना बेटे, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, याद रखें करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हमेशा होता है, मैं हमेशा बच्चों को यही समझाता हूँ कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी होता है जी V नेट। अब V नेट जब हम प्रॉपर किरचॉफ का रूल अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। नेट वोल्टेज का मतलब ये होता है कि बैटरीज बेटे अपोजिंग और सपोर्टिंग दोनों तरह की होती हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सारा निकाल के, तो वी नेट का मतलब है नेट वोल्टेज, कुछ सपोर्टिव है कुछ अपोजिंग है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हैं, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट भेज रही हैं, तो माइनस प्लस करके जो वोल्टेज बचेगा उसे कहते हैं नेट वोल्टेज। फिलहाल तो मैंने बैटरी एक ही लगाई है, किरचॉफ के रूल्स मिक्स नहीं किए, तो एक ही बैटरी है, तो नेट वोल्टेज तो 24 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटे आसान मैंने रखी है, वो कैसे कि ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों सीरीज हैं आपस में, ये तीनों आपस में सीरीज हैं, और फिर जो इनका कंबाइंड आएगा वो इसके साथ सीरीज है। ये जो इनकी एक इक्विवेलेंट बनेगी वो इसके साथ भी सीरीज है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। क्लोजेस्ट से स्टार्ट करना होता है बेटे, ये इनके साथ पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये तीनों, तो ये जो तीनों सीरीज हैं, ऊपर वाले जो तीनों सीरीज हैं बेटे उनकी तो टोटल रेजिस्टेंस आप ये समझें, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सर्किट से जिसमें ऊपर वाले 3 नहीं लगे हुए बल्कि एक ही लग गया, और दरमियान वाले भी 2 नहीं लगे बल्कि एक ही लग गया, और नीचे वाला तो पहले ही एक है। पहली सिंप्लीफिकेशन आप ये समझें ऐसे भी, जिन बच्चों को स्टार्ट में इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है वो ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये समझें जी आपने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, कैसे, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बेटे सीधी सीधी ऐड होती है, तो 2 4 6 ये तो सीधी सीधी होगी 12, और उसके बाद 3 और 3 हो गई सीधी सीधी 6, और उसके बाद नीचे आपके पास आ गया जी 2। अब दुआ करें ये ठीक हो, मुझे लग रहा है ये 4 रखनी चाहिए थी। अभी देख लेते हैं 1/2, नहीं ये 4, हाँ 4 होगी बेटे, ये 4 होनी चाहिए। इसको मैं 4 कर देता हूँ, ये आपको भी बाद में पता चलेगा कि इस 4 का क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसको इधर 4 ही कर दें फिलहाल। अच्छा जी, तो एक तो तब ये ना बेटे मैंने अभी इस हिसाब से किया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी ना आसान हो जाएगी।
मतलब वो बगैर कैलकुलेटर के ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहला काम, ये तो सीधे सीधे ऐड होने हैं, ये दोनों भी सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे और उसके बाद ऊपर वाला जो है वो आपके पास बन जाएगा 12, नीचे वाला 6 और ये 4 आ गया। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 3 थे और इनके साथ ये अकेला लगा हुआ है 1। अच्छा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना बेटे, ये एंड पे जाके आपने टोटल जो भी पूरे सर्किट की निकलेगी उसमें ऐड कर देनी है। ये समझिए सारों के साथ सीरीज ही है। तो सबसे पहले तो ये 1 वाला बच गया हुआ था, ऐसे सिंप्लीफाइड आ गया। अब ये तीनों पैरेलल हैं तो इनकी इक्विवेलेंट जरा आप निकाल लें, ठीक है। इसको हम ये करते कि ये 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इसको ऐसे करेंगे तो हम करके देख लेते हैं ये क्या बनता है। ये इन तीनों की इक्विवेलेंट, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो एलसीएम तो इसका बेटे 12 आ जाएगा। जब ये एलसीएम 12 आएगा तो फिर ये आपका 3 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये अब एलसीएम लेने बैठा, आपको एक्सप्लेन करने बैठ गया ना तो फिर बेटे हो गई है हमारी ये वीडियो। तो इसको आप करके देख लें रेसिप्रोकल। मेरे हिसाब से ये जो आर आ रहा है ना इस पूरे हिस्से का, वो आएगा 2। मैंने ऐसे ही किया था तो ये ठीक हो गया। तो आप ये समझें ये 3 नहीं लगे बल्कि एक ही लगा हुआ है। आप ये समझें ये 3 की बजाय 3 पैरेलल में नहीं लगे बल्कि इनकी जगह एक ही लगा हुआ है 2 ओहम का और ये 1 ओहम का। ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सर्किट ना बेटे यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके बाद आपका काम, मतलब एक दफ़ा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ टोटल सर्किट को एनालाइज करने के लिए, बाद में हम दोबारा इसको बना देते हैं ऐसे ही। ये अब समझें, जब आपने ऐसे फाइंड कर लिया है तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसे आ गया है, ये वाली फॉर्म बन गई है। वो जो 3 नहीं थे ये 24 ही है अभी भी, इसके साथ 1 ओहम वाला वैसे ही है और ये 2 ओहम वाला। ये 1 और 1 को हमने छेड़ा ही नहीं है, इन सारों को मिला के हमने पता लगा लिया कि भाई ये तो टोटल 2 बनते हैं। ये जो लगे थे 3 और फिर 2 और फिर 1, ये 6 थे। 6 से पहले हमने 3 को इकट्ठा किया, 2 को किया, 3 को, 2 को, अकेले को, और एंड पे हम यहाँ पे पहुंच गए, ये वाली फॉर्म। अब बताएं बेटे इसमें क्या मसला है। 1 1 2 ये तीनों सीरीज ही हैं, तो फिर पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो सीधी सीधी क्या बन गई, जो ये आर इक्विवेलेंट मैं उसको कह रहा था, तो बेटे वो आ नहीं गई आर इक्विवेलेंट, अब तो सीधी सीधी 4 ओम है। इसी हिसाब से मैंने रखा था सर्किट। ये देखें 1 1 1 1 1 2 और नेट वोल्टेज, एक ही बैटरी लगी है 24 वोल्ट की मैंने लगा दी है, तो करंट फ्रॉम द बैटरी आ गया है बेटे 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर करंट बैटरी से निकल आया है। साथ साथ इसको मिटाना पड़ेगा, वो आप लोगों ने साथ साथ बैठ के नोट करना है। ये आपका बड़ा अच्छा जो है ना रिवीजन होने वाली है आज। अच्छा, आगे चलें तो सबसे पहली बात, जब ये 6 एम्पेयर आया बेटे, ये 6 एम्पेयर इसमें से तो पूरा गुजरेगा, यहाँ पे आ गया इधर तक निकल के 6 इसमें से भी गुजरेगा। पहले करंट का सुन लें आप ताकि सीरीज पैरेलल के मसले खत्म हो। 6 एम्पेयर आया इधर, 6 एम्पेयर आया इधर, 6 एम्पेयर पहुंच गया इधर। सबसे पहले तो इधर लगेगा बेटे किरचॉफ का पहला रूल, हल्का फुल्का तो रिवाइज करते जाए ना साथ के साथ। 6 एम्पेयर इधर आया, आगे 3 लाइनें हैं, क्या होगा बेटे, ये है 4, ये है 6, ये है 12, ठीक है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में देखें तो ये बेटे ऐसे है 4:6:12, ठीक है, ऐसा ही है। अगर ये 4:6:12 है तो ये बेटे तकरीबन बन जाती है 2:3:2 पे सारे डिवाइड हो जाते हैं, 3 पे तो नहीं होते, हाँ 2:3:6 ऐसा बनता है, ठीक है। 6 और 3 9, 9 और 2 था, तो ये बेटे ये बनता है इस फॉर्म के अंदर। अब आपने ये याद रखना है कि इसके 2 तरीके हैं आपको इस करंट को फाइंड करने के। या तो आप V = IR लगा के भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। मैं आपको करंट की डिवीजन का तरीका बताने लगा था, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाला ज़रा ज़्यादा आसान है। कि आप पता क्या करें, आप ये करें कि वोल्टेज बच कितना गया है, वोल्टेज अभी पता चल जाएगा कितना बचा है। बेटे जब ये 24 वोल्ट यहाँ पे है, इसमें से 6 एम्पेयर का करंट गुजरेगा तो कितना गया, इसमें से 6 एम्पेयर पास हुआ तो ये आपके पास 6 वोल्ट सीधा सीधा गया, ठीक है। इसमें से भी 6 एम्पेयर पास हुआ, 6 वोल्ट सीधा सीधा गया। इन तीनों, ये तीनों जो पैरेलल में लगे हैं, तीनों को वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, इन तीनों को वोल्टेज मिल रहा होगा 12 वोल्ट्स, ठीक है। ओके, अजान या नमाज ब्रेक से पहले हमने करंट फाइंड कर लिया था, ये जो है 6 एम्पेयर, और हमने ये कहा इसमें से भी 6 गुजरेगा, इसमें से भी 6, तो बड़ा आसान है। अब आगे करंट कितना डिवाइड होगा, किसको कितना करंट डिवाइड होगा, वो फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों में से जब 6 एम्पेयर इधर से गुजरेगा इधर से, तो 12 वोल्ट्स टोटल यूटिलाइज हो जाएंगे ना, 6 इधर 6 इधर। V = IR, इसमें से 6 एम्पेयर गुजरेगा 1 ओहम है, 6 एम्पेयर गुजरेगा 1 ओहम है, तो 24 में से 12 तो बेटे इधर ही चले गए। तो फिर ये जो बाकी तीनों बचे हैं ये पैरेलल में हैं, 12 इनके क्रॉस, 12 इनके क्रॉस, 12 इसके अक्रॉस। तो ये जो टोटल वोल्टेज 12 12 12 वो पैरेलल में सेम होता है और सारों के अक्रॉस अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो उससे हम करंट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जैसे 4 एम्पेयर वाले का अगर करंट निकालना है तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन का करंट निकालता हूं, तो वो करंट आपके पास कैसे आएगा, करंट होता है जी V/R।
इन तीनों लाइनों के अंदर जो वोल्टेज है वो होगा, करंट मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ, तीनों लाइनों का वोल्टेज 12 12 12 पैरेलल में है। तो इसका वोल्टेज अगर हम ऐसे कर दें कि जनाब 12 ओवर इसका करंट कितना है, तो वो तो सीधा सीधा 3 अम्पेयर बनता है। तो लें जी इधर को वो 6 जो अम्पेयर है उसमें से बेटे 3 अम्पेयर तो ले आए इधर, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाली लाइन है उसका करंट भी देखते हैं। नीचे वाली लाइन में सॉरी उससे ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में जो वोल्टेज है बेटे, वो भी वोल्टेज तो तीनों का 12 है ना, और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 6। तो फिर उसको कितना जा रहा है 2 अम्पेयर, तो 3 अम्पेयर उधर 2 अम्पेयर। तो उससे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि बेटे सबसे ऊपर वाली लाइन में कितना जा रहा होगा 1 अम्पेयर, ठीक है। इधर 2 अम्पेयर आ गया, 6 आया ना बेटे टोटल। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, इससे एक और बात भी पता चलती है, वो ये देखें कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस को सबसे छोटा करंट गया, ये सबसे बड़ी थी, और सबसे छोटी रेजिस्टेंस को सबसे बड़ा करंट। और वैसे भी देख लें पैरेलल में थे ना, 3 4 जार 12, 2 6 जार 12 और 1 12 जार 12। तो वो जो आपका पैरेलल का वोल्टेज सेम होता है वो ऐसे हो गया, वोल्टेज भी हो गया, करंट भी हो गया। आगे जरा देखें, रेजिस्टेंस इनकी पहले गिवन है, पावर किसी एक की अगर निकालनी है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बेटे क्लियर कर दूं। ईएमएफ तो आपके सामने है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर बेटे आपने देखना है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ रहा है जी 24 माइनस आई आर। इंटरनल लॉस माइनस करना था ना बेटे, वो तो सीधा सीधा आई कितना है 6 और आर कितनी है 1। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटे आ गया 18 वोल्ट्स। बैटरी के ऊपर लिखा 24 था, आपको सिर्फ 18 वोल्ट्स मिलेंगे, और 18 में से 6 एक आ गया, 12 12 12 इनके क्रॉस बच गए, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, करंट वगैरह। अब वो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल ओवर ए, वो उसमें जाहिर बात है अगर रेजिस्टेंसेस तो पहले ही गिवन है, उसका हमने क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर किसी एक की फाइंड करनी हो, करंट वाला फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अभी रुकें ज़रा। अच्छा, वो बल्कि अप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले पावर वाले को देख लेते हैं। पावर किसी एक की एक आध सैंपल आपको दिखा देता हूँ बेटे। पावर फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसकी पावर आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो सबसे पहले वाला है, तो पावर इसकी क्या आ जाएगी, पावर इसकी आएगी जनाब आई स्क्वायर आर ही लगाए ना। तो अगर आपने आई स्क्वायर आर लगाना है सबसे पहले वाले पे, तो आई कितना है भला 3, और उसके बाद 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसकी उसकी रेजिस्टेंस 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जार कितना आ जाएगा 36, ये लें जी, ठीक है। अच्छा, इनकी पावर अलग-अलग है, करंट इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में है। अब इनकी मैं किसी एक की निकाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पावर की डिवीजन पता हो। ये जो करंट है इनमें से किसी एक का करंट, दोनों को ही बेटे 2 2 एम्पेयर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जार 12, तो ये 12 और 12 दोनों ही 12 वॉट ये यूज़ करेगा, 12 वॉट ये यूज़ करेगा। ऊपर वालों का निकालना हो तो वो भी आ सकता है, पावर का इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो जो फॉर्मूलाज आपको याद हैं, एक था n/t, वो भी आपको बता देता हूँ उसकी एप्लीकेशन, और उसके बाद n की भी बता देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कोई एक सैंपल दिखा देता हूँ, फिर सिर्फ किरचॉफ रूल रह जाएंगे और पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, उनको फिर हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। n/t बेटे क्या था, वो था I ओवर E, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू एनी गिवन कंपोनेंट पर सेकंड। तो अगर आपने किसी का भी निकालना है, इसी का देख लें, बेचारा अकेला है, तो इसके अगर आपने नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड निकालने हैं, तो इसको करंट कितना आ रहा है, इसको करंट आ रहा है जी 4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज पे डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो 1.6 10⁻⁻19 पे डिवाइड करेंगे। ये मुझे लगता है बेटे, आप कैलकुलेटर पे चेक करके देख लेना, n/t मुझे पता क्यों लगता है, ये आएगा 2.5 10 की पावर 19 -19 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, 4 को मेरा ख्याल है 1.6 पे डिवाइड करें तो 2.5 आता है। अच्छा, ये हो गया n/t। अगर वो कभी पूछ ले भाई n कितना है टोटल, अच्छा ये जब उसने पूछना होता है ना n, तो बेटे वो टाइम बता देता है सादा, कहता है इस रजिस्टर में से 2 घंटे में कितने चार्जेस गुजरे हैं, 15 मिनट में, 5 सेकंड में, 50, जो उसकी मर्जी। वो कहता है जी 2 घंटे में कितने गुजरे हैं। तो ये जो n है ये कैसे आएगा, पीछे हमने क्या निकाला है, यही जो आपने 2.5 10 की पावर 19 निकाला है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 घंटे से। ये टी जो उधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 घंटे में कितने होते हैं सेकंड्स, 3600, 60 इंटू 60, ये आ गया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी बेटे आपको एक जो है वो हाइपोथेटिकल सा सैंपल दिखा देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए चाहिए क्या क्या, आई ओवर एन ए क्यू होता है ना, ठीक है। तो आई तो आपके सामने है, और एन भी चलें, एन बताना पड़ेगा। अगर समझिए यही वाली वायर है, वो कहता है जी इसकी नंबर डेंसिटी है इस वायर की, वो आपको कहता है जी नंबर डेंसिटी है, उसको बतानी पड़ती। और कहता है जी 4.2 10 की पावर, ये बेटे काफ़ी है, वो हाई होती है इसकी वैल्यू ना नंबर डेंसिटी की, वो आपको कहता है जी 10 की पावर 26 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होना चाहिए। और उसके बाद क्या वायर का एरिया चाहिए, वो कहता है जी लें एरिया आपके पास है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, पता नहीं सही गलत जो भी है छोड़ें। तो वो कहता है जी इसका एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 mm स्क्वायर की वो कहता है जी ये वायर है। तो वो कहता है जी आप बताएं ज़रा इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या स्पीड होगी। तो आप कहते हैं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जी I/NA/Q, ठीक है। तो ये आपके पास आई हमने अभी अभी इसका आई कितना फाइंड किया, 3 एम्पेयर ओवर नंबर डेंसिटी को आप कर देते जनाब 4.2 10⁻26। उसके बाद आप कहते जी एरिया है 2 mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर बेटे होता है 10⁻³ mm स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6। और उसके बाद क्यू जारी बात है इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। तो इसको आप कैलकुलेटर पे करके देख लेते, ठीक है। तो बेटे मेरी तरफ से तो ये जो बेस्ट पॉसिबल रिवीजन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम थी वो मैंने आप लोगों तक डिलीवर कर दी है। जाहिर बात है इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी मिसिंग हैं, थ्योरी हमने कवर नहीं की, कुछ ग्राफ्स रह गए, ओहमिक नॉन ओहमिक मटेरियल्स रह गए, उसके बाद किरचॉफ के रूल्स रह गए। तो बेटे एक वीडियो जो ये टोटल मिला के भी लेस देन एन आवर बनी होगी, तो उसके अंदर विद अ क्वेश्चन विद एन एग्जाम्पल ये सारी थ्योरी कवर करना, इसको रिवाइज कर लेना, मेरे ख्याल में यही मोर देन इनफ है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट्स के अंदर फर्दर जो टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं वो मेंशन कर दें। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है और फर्दर भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी हेल्पिंग वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।